हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ रंजना। फीफा 2026 गोल्डन किक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल राउंड का आगाज हो गया है और फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। और इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट चंद्रशेखर लूथरा, और जिनसे हम एक्सपर्ट कमेंट लेंगे अपकमिंग क्वार्टर फाइनल मैच में क्या कुछ खास होने वाला है, किस टीम का पलड़ा भारी है और कौन सी टीम मैदान पर मचाएगी धमाल। इस पर एक्सपर्ट कमेंट जानेंगे, लेकिन डिटेल डिस्कशन से पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज में फ्रांस का मिशन वर्ल्ड कप जिस अंदाज से शुरू हुआ था, वो नॉकआउट राउंड में उसी अंदाज से और भी दमदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को को एक तरफा तरीके से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। फ्रांस ने बोस्टन के मैदान पर इतिहास रचते हुए 2-0 से मोरक्को को शिकस्त दी। इस मुकाबले में फ्रांस की जीत के हीरो किलियन एम्बापे और उस्मान रहे। किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में अपनी टीम के लिए पहला गोल दागा, तो वहीं इसके ठीक 6 मिनट बाद 66वें मिनट में गोल दागकर उस्मान ने मोरक्को की खिताबी उम्मीदों को तोड़ दिया, जिसके बाद मोरक्को की टीम सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते हुए नजर आई। किलियन एम्बापे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक कुल 8 गोल दाग चुके हैं, जबकि उस्मान ने अब तक कुल 5 गोल दागकर टीम के मिशन वर्ल्ड कप को आगे बढ़ाया है। अब सबकी नजर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर है, जो कि स्पेन और बेल्जियम के बीच लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। इस मुकाबले में स्पेन की जीत की उम्मीदें लामिन यामाल, अनुभवी मिडफील्डर रोड्री, मिकेल मेरिनो और एक्स फैक्टर मिकेल ओयारज़ाबाल से रहेंगी। वहीं बेल्जियम के पास दुनिया के सबसे सफल स्ट्राइकर्स में से एक रोमेलू लुकाकू, प्लेमेकर केविन डी ब्रुइन, मिडफील्डर हंस वन आकेन और एक्स फैक्टर चार्ल्स डी कैटेलर हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप में अब तक 4 गोल दागकर मिकेल ओयारज़ाबाल स्पेन के लीडिंग गोल स्कोरर बने हुए हैं, जबकि रोमेलू लुकाकू अपने प्रदर्शन से बेल्जियम के फैंस को सेलिब्रेशन के मौके देते नजर आ रहे हैं। तो चलिए डिटेल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके स्पोर्ट्स एक्सपर्ट चंद्रशेखर लूथरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और डिटेल डिस्कशन की शुरुआत करते हुए सबसे पहला जो सवाल होगा वो फ्रांस की जीत को लेकर है। फ्रांस ने मोरक्को को मात देकर सेमीफाइनल में टिकट हासिल कर लिया। आप इस जीत का हीरो किसे मानते हैं? और इस मुकाबले में एम्बापे ने पहले हाफ में पेनल्टी मिस करने के बाद दूसरे हाफ में गोल करके मोरक्को को ऐसा सेटबैक कर दिया कि पूरी टीम आखिरी मिनट तक संघर्ष करती रही। क्या लगता है आपको? देखिए, हमने कल भी प्रोग्राम में बात की थी कि अगर मोरक्को को कुछ करना है तो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा, अदरवाइज वो कहीं स्टैंड नहीं करते। और ठीक वही हुआ। अगर आप में से फेयर गोल लाइन के अगर मेरे से गोल्स की बात करें तो स्कोर लाइन कहीं ना कहीं 5-0 भी हो सकती थी, ये सिर्फ 2-0 है। उसका रीजन एक ये भी है कि जैसे ही 2 गोल मारे, अगर आप देखें पहली जब पेनल्टी मिस की, ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल बनता था, और वो भी किसने, एम्बापे ने मिस की। उसके बाद से भी प्रेशर उतना क्रिएट नहीं किया फ्रांस ने। फ्रांस बहुत इजी ले रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे कहते हैं ना, थका करके मारेंगे। प्रेशर सारा मोरक्को पे था कि आप चांसेस क्रिएट कीजिए, वो नहीं कर पा रहे थे। वो पेनल्टी एरिया तक जा रहे थे लेकिन वहां पर मिस आउट कर रहे थे। वहां पर उनका जो डिफेंस था फ्रांस का बहुत ही स्ट्रांग था। फ्रेंच बहुत ही एक प्लानिंग के तहत खेले, और मुझे लगता है कि मोरक्को को अच्छे से रीड करके खेले कि उनके कौन से प्लेयर अच्छे हैं, कौन क्रिएट कर सकते हैं। उनको ठीक वैसी मार्किंग की हुई थी। और इनफैक्ट अगर हम बात करें कि फ्रांस की, जो मैं कह रहा था 5-0 का स्कोर लाइन हो सकता था, 5-0 जब उन्होंने क्रिएट किए सेकेंड हाफ में चांसेस, आप देखिए एक के बाद एक, और 60 और 66 मिनट में 2 गोल जरूर किए, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि 2 या 3 ऐसे चांसेस आ रहे थे कि जहां पर गोल हो सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मोरक्को की एक अच्छी
स्कोर लाइन देखने को मिली, अदरवाइज ये स्कोर लाइन बहुत अलग भी हो सकती थी। अच्छा, कतर वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल की तरह इस बार भी मोरक्को को 2-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी। क्या फ्रांस मोरक्को की डिफेंसिव रणनीति को पूरी तरह क्रैक कर चुका है? देखिए, रणनीति से भी ज्यादा क्या है कि प्लेयर्स का जो सबसे बड़ी चीज होती है, आप देखिए जो बड़े स्टेज पे खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, आप एम्बापे को देखिए, अगर उनकी जगह कोई भी और प्लेयर होता है या कोई भी छोटा मोटा प्लेयर होता है, एक पेनल्टी मिस करने के बाद आप मॉरली बहुत डाउन चले जाते हो मैच में, आप खेल नहीं सकते, और कई बार सेकंड हाफ में ऐसे प्लेयर को रिप्लेस करना पड़ता है बहुत जल्दी। तो लेकिन ये तो ये अलग लेवल के प्लेयर हैं, और इनफैक्ट अब तो ये डिबेट शुरू हो गई है, अगर आप देखें सोशल मीडिया पे, कि इज ही द ग्रेटेस्ट एवर वर्ल्ड कप प्लेयर फॉर ऑल द कंट्रीज, मतलब कि पेले, मैराडोना, उस लिहाज से जिडान, इन सबसे ऊपर रखने की बात हो रही है। मैं नहीं खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ग्रेटेस्ट एवर है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये और मेसी जो इस वक्त पे खेल रहे हैं दो प्लेयर, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि इनको किसी से कम आंक नहीं सकते। और जिस उम्र में खेल रहे, इनका जो पीक था एम्बापे का, मैंने पहले भी बताया था जब हम रशिया वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे, वो दैट वाज हिज पीक एंड दैट वाज 8 इयर्स बैक। 8 साल पहले इनका पीक था, और उसके बाद इंजरीज भी हुई, रियल मैड्रिड में बहुत इनको खिलाया गया, इन्होंने कमाल का वहाँ पर परफॉर्मेंसेस दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमबैक है, कमबैक ही नहीं कहूँगा, इंजरी के बाद का कमबैक है, ये कमाल का है। इसमें कोई फिटनेस इश्यूज नहीं लग रहे, इसमें कोई मेंटल इश्यूज नहीं लग रहे, इसमें तो ये प्रूव करना है कि हाँ, मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हूँ, और मेसी और मैं जो इस एरा में खेल रहे हैं, हमें देखिए और एंजॉय कीजिए, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, 28वें मिनट में मोरक्को के गोलकीपर यासिन बोनो के द्वारा एम्बापे की पेनल्टी रोकने के बावजूद मोरक्को की टीम इस साइकोलॉजिकल बढ़त का फायदा क्यों नहीं उठा सकी? देखिए, बढ़त तब होती है जब दूसरी टीम के बॉडी लैंग्वेज थोड़ी कमजोर होती है। वहां तो बॉडी लैंग्वेज कमजोर की जगह वो और भी ऊपर उठ गई। वो तो ये लगा कि अगर हमारे टॉप के प्लेयर ने एक पेनल्टी मिस की है, सो दैट मीन्स के मतलब कि उनका जो गोलकीपर है सच में ही कुछ ना कुछ दमखम है उसमें, और उन्होंने अच्छी पेनल्टी ली थी। ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा, मीन उनकी मूवमेंट जो फर्स्ट मूवमेंट थी उसी के हिसाब से उन्होंने डाइव किया, और बिल्कुल राइट डाइव था वो। तो उसके बाद जो मोरक्को को जो फायदा होना चाहिए था, वो उल्टा नुकसान हुआ। मैं तो कहूँगा कि फ्रेंच जो प्लेयर्स थे, उन्होंने उतना प्रेस नहीं किया फर्स्ट हाफ में, वरना गोल के चांसेस 2 या 3 वहां पर भी क्रिएट हो रहे थे, लेकिन उतना प्रेस नहीं किया। शायद वो भांप रहे थे, शायद ना थका रहे थे, शायद मेंटली उनको टायर कर रहे थे। उस हिसाब से मुझे लगता है कि मोरक्को वर वेरी वेरी लकी। स्कोर लाइन जो लास्ट आपको दिख रही है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्कोर लाइंस है। मोरक्को को तो सिर्फ उठा करके जाना चाहिए, बहुत अच्छा खेले पूरे टूर्नामेंट में, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस थे, और कल भी उन्होंने डिफेंस खराब नहीं रखा, इसीलिए 2-0 है। अदरवाइज कोई भी अलग कोई और टीम होती, जिस तरह से फ्रांस खेल रहा था, स्कोर लाइन इससे ज्यादा बेटर होती। अच्छा, इस मुकाबले में उस्मान ने 66वें मिनट में अहम गोल दागा, और ऐसे में आपकी नजर में फ्रांस के मिशन वर्ल्ड कप में उस्मान का कितना बड़ा रोल रहने वाला है? देखिए, वो कमाल के फीडर है, वो ही इज वन ऑफ द की प्लेयर, जो उनकी लाइनअप में जिस स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे थे, गेम प्लान की बात, उसमें सबसे की प्लेयर है। वो जिस तरह से वो राइट फ्लैंक से चलते हैं, जिस तरह से वो गोल्स क्रिएट करते हैं और फीड करते हैं, वो आगे आकर रिसीव तो करते हैं, लेकिन उससे पहले का अगर आप उनकी मूवमेंट्स देखें इन ऑल द मैचेस, एम्बापे को जो फाइनल जो कहते हैं ना टचेस जो मिलते हैं, उसमें उस्मान वन ऑफ द की प्लेयर्स हैं। तो उनका फिट रहना, उनका अच्छा खेलना, उनका और फिर गोल होना, ये गोल होना कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बूस्ट करेगा इनके चांसेस को, अब जब ये सेमीफाइनल खेलेंगे। तो इसलिए वन ऑफ द की प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इस टूर्नामेंट में अभी तक की बेस्ट टीम यही है, और इसके बाद अगर दूसरी कोई बेस्ट टीम है, उसमें अर्जेंटीना और बेल्जियम, इन दोनों में से मुझे लगता है कि कोई एक टीम बहुत ही कमाल कर सकती है। अच्छा, इस क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस ने गोल के ज्यादा शॉट्स खेले, तो वही मोरक्को का सिर्फ 5 शॉट्स लगा पाना दोनों टीमों के एग्रेसिव गेम प्लान में कितना बड़ा अंतर दिखता है आपको? एब्सोल्युटली, आपने ठीक किस डाटा से आपने प्रूव कर दिया कि फ्रांस कहीं कहीं आगे था, और जो मैंने कहा ना,
मोरक्को ने कम चांसेस नहीं बनाए, लेकिन मोरक्को जब भी बॉल लेकर के जा रहा था पेनल्टी एरिया से पहले वो छिन जा रही थी पेनल्टी एरिया के आसपास। अगर आप देखें कि जिस तरह से उनको मार्क किया जा रहा था मोरक्को के फॉरवर्ड्स को, फ्रांस की एक बहुत अच्छी रणनीति थी, बिल्कुल क्लोज कर देते थे, एक प्लेयर लेफ्ट एक राइट एक सामने सेंटर, मतलब आप चांसेस नहीं दे रहे थे। और उनकी जो मूवमेंट थी कहीं ना कहीं मोरक्कन्स की जो मूवमेंट थी शायद फ्रांस से थोड़ी स्लो थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद जो तक, क्योंकि उनके लिए तो मैच ऑफ द देयर लाइफ टाइम था, मुझे लग रहा था कि शायद एक्स्ट्रा एनर्जी से खेलेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। फ्रेंच उनको आउटपेस करते हुए नजर आए, फॉरवर्ड्स भी डिफेंडर्स ने भी कमाल का, जब उनके काउंटर अटैक्स भी हुए तो डिफेंडर्स पहले से अपनी जगह पर थे। कहीं भी एक भी ऐसी पूरे मैच में ओपनिंग नहीं मिली जिसमें कह सके ओ कि ये बस हो सकता था या ऐसा ये गोल बिल्कुल बच गया, फ्रांस वाज लकी। नो, इट वाज ऑलवेज मोरक्कन्स वर लकी, और वो बचा करके गए 2-0 की गोल लाइन उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। अच्छा सर, इस वर्ल्ड कप में 8 गोल और 3 असिस्ट कर चुके किलियन एम्बापे क्या इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट हासिल कर पाएंगे? हाँ, देखिए अगर फाइनल खेल रहे हैं तो डेफिनेटली की कंटेंडर है, लेकिन डिपेंड करता है दूसरी तरफ से फाइनल कौन खेल रहा है। अगर वहां पर मेसी भी खेल रहे तो ही हैज द इक्वल, मतलब कि इस मैच के बाद पता चलेगा, अगर उन्होंने भी गोल किया तो वो भी इक्वल कंटेंडर होंगे। तो ये जो मैंने कहा ना, ये जो गोल्डन जनरेशन है ऑफ फुटबॉल है, नॉट द एंटायर जो टूर्नामेंट के सभी टीमों की नहीं मैं कहूँगा, लेकिन फ्रांस और अर्जेंटीना की जो गोल्डन जनरेशन है, इनका बहुत ही कड़ा मुकाबला है। और अगर ये फाइनल खेलते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे बड़ा ड्रीम फाइनल नहीं हो सकता कि एम्बापे वर्सेस मेसी, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। दे माइट नॉट बी द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, मतलब कि बीच बीच में नीचे भी होते रहे, अभी तो फिर नंबर 1 है, लेकिन अदरवाइज ये एक ऐसा मैच होगा जिसको शायद पूरी दुनिया में व्यूअरशिप का रिकॉर्ड भी टूटेगा और एक जनरेशंस भी बात करेगी कि किस तरह का मैच था। बहुत ही हार्ड फॉट मैच होगा। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्पेन और बेल्जियम के बीच लॉस एंजलिस में होने जा रहा है। मौजूदा वर्ल्ड कप में मिकेल स्पेन के लीडिंग गोल स्कोरर हैं, तो वहीं रोमेलू लुकाकू बेल्जियम के लिए शानदार प्रदर्शन करते नजर आए हैं। तो ऐसे में इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे, मेरे फेवरेट तो बेल्जियम है। नॉट फॉर द रीजन कि वो बड़ा कमाल का खेलते हुआ है या आज तक कोई बड़ा टूर्नामेंट तो नहीं जीते, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल्स में हर जगह नजर आते हैं। स्पेन की जो बेस्ट टीम थी वो यहाँ नहीं है। स्पेन की भी बेस्ट इन द सेंस, वो गोल्डन जनरेशन जो पुरानी थी, वो दोहा से भी पहले कुछ चले गए थे और कुछ लोग दोहा के बाद चले गए। तो ये स्पेन की बेस्ट टीम नहीं है, ये एक अच्छी अपकमिंग टीम है जिन्होंने अच्छा टूर्नामेंट भी खेला है, लेकिन ये वो टूर्नामेंट नहीं है जिससे वो विनर बन सकते हैं। और बेल्जियम की बात इसलिए मैं फेवरेट कह रहा हूँ कि दोनों टीमें इक्वल है। देखिए, पहली बात तो दोनों, स्पेन का डिफेंस फाड़ना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, और स्पेन का जो टिका टिकी स्टाइल का जो फुटबॉल है, छोटे छोटे पासेस, उसको दुनिया बहुत सा उनको मैच करने की कोशिश कर रही है, उस तरह की खेलने की कोशिश करती है। तो इसलिए स्पेन को मैं कम नहीं आंक रहा, लेकिन बेल्जियम को मैं क्यों ज़्यादा आंक रहा हूँ, उसका ये रीज़न है, जो बेल्जियम ने पिछले 2 मैचेस खेले हैं वो काबिल तारीफ है। जिस तरह से सेनेगल के अगेंस्ट, खासकर मैं कहूँगा सेनेगल के अगेंस्ट 2-0 डाउन और उसके बाद जो 3 गोल किए, मुझे नहीं लगता बड़ी बड़ी टीमें भी सेनेगल के अगेंस्ट ऐसा कर सकती है। बहुत डिफिकल्ट टीम थी वो, मोरक्को नहीं थी। अगर आपको मैं कहूँ, मोरक्को और उनका दोनों अफ्रीकन नेशन है वहाँ खेलते हैं, लेकिन मोरक्को से कहीं बेटर टीम थी सेनेगल की। अगर सेनेगल कल फ्रांस के अगेंस्ट होता तो शायद फ्रांस को ज्यादा मुश्किलें पैदा होती। तो सेनेगल को हराना, और उनको कहीं ना कहीं वो तो मैच जीत करके बैठ गए थे, 63rd मिनट में शायद उनका सेकंड गोल हुआ था, लग रहा था कि मैच खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से कमबैक हुआ, कमाल कमाल। और मैं यही कह सकता हूँ, लुकाकू की जरूर मैं बात करूंगा, वो होपफुली स्टार्टिंग लाइनअप में दिखे, बट मुझे डाउट है। अभी तक भी मैचेस में उनको सेकंड हाफ में खिलाया जा रहा, कभी 25 मिनट कभी 35 मिनट, उनके डिपेंड करता है कि उनकी फिटनेस से भी ज़्यादा उनकी जो एज है वो डेफिनेटली उनकी पूरे 90 मिनट्स खिलाने वाले शायद टीम की स्ट्रेटेजी नहीं लगती। लेकिन हाँ, जब भी वो आते हैं, इज एन इम्पैक्ट प्लेयर, उनका एक्सपीरियंस, ही इज लाइक ए मेसी फॉर हिज टीम।
उनका एक्सपीरियंस, उनका जो जो मारक शक्ति है, जिस तरह से वो क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज, वो कमाल की है उनकी टीम के लिए। अच्छा, लेकिन स्पेन फिर के भी वो सर, स्पेन के युवा वेंगर लामिन यमाल और इनफॉर्म मिकेल की जुगलबंदी बेल्जियम पर भारी पड़ेगी, या फिर केविन डी ब्रुइन का प्ले मेकिंग जो है अनुभव मैच का पासा पलटेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, स्पेन का जो फॉरवर्ड लाइन है उतनी कन्विंसिंग नहीं है। पूरे टूर्नामेंट में देखें तो ऐसे कोई क्रिएटिव चांसेस उन्होंने कोई पैदा नहीं किए जिसकी बदौलत हम कह सके कि वो वन ऑफ द बेस्ट है। वो टूर्नामेंट के बेस्ट नहीं है और उनके फॉरवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उनकी मिडफील्ड हमेशा की तरह स्ट्रांग है, उनका डिफेंस हमेशा की तरह काफी अच्छा है। बेस्ट नहीं हो सकता जो पुराना पवाल और उस तरह की जो होते थे प्लेयर, लेकिन उनका अभी भी बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि स्पेनिश लीग बहुत डीप है। स्पेनिश लीग में जो प्लेयर्स खेलते हैं और मैक्सिमम के ये सभी प्लेयर्स स्पेनिश लीग से ही आए हैं, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छा अपना बेस्ट फुटबॉल खेले। और बेल्जियम को हराने के लिए तो एक ही चीज है, बेल्जियम को कि उनके जो जो फॉरवर्ड्स हैं या बेल्जियम के जो जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको अच्छा मार्क किया जाए। लेकिन मार्क करने का मतलब होता है कि आपका डिफेंस में थोड़ी सी फिर कमी रह जाती है, क्योंकि एक प्लेयर एक के पीछे लग जाता है या उनको मार्क करने लगते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, नॉकआउट राउंड में बेल्जियम के लिए एक्स फैक्टर रहे चार्ल्स डी केटलर फ्रंट लाइन में किसी भी पोजीशन पर खेलने में सक्षम है, या उनकी ये वर्सिलिटी स्पेन के गेम प्लान को ध्वस्त कर सकती है? देखिए, किसी पोजीशन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनका एक स्टाइल अपनी तरह ही है कि थोड़ा विड्रॉल पोजीशन से हल्का सा पीछे से और फिर वही स्पीड जो जो मैक्सिमम फॉरवर्ड्स की यही है। मैसी अब तो बहुत आगे खेलते हैं, बट अदरवाइज दोहा में मैसी का भी वही स्टाइल था। एम्बापे की भी अगर आप बात करें, थोड़ा सा विड्रॉल पोजीशन से और एकदम स्पीड पकड़ते हैं, जो कहते हैं ना स्प्रिंट, वो लय और उसमें कंट्रोल करना बॉल को और फर्स्ट टाइम शूट करना, ये एक अच्छे फॉरवर्ड की निशानी होती है। अब कितना कर पाएंगे या नहीं, और स्पेनिश जो डिफेंस है वो इतना आसान नहीं है। मैंने कहा कि इट विल बी ए प्रॉबेबली, जो मुझे लगता है जो एक मैच होगा इक्वल होगा, कम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, लेकिन जो फर्स्ट एडवांटेज लेगा, ये वो मैच नहीं होगा कि आप 2-0 अप बैठे हैं और कोई दूसरी टीम 3 मार जाएगी। चांस ही नहीं है ये ऐसा होने का। इसमें तो जो 1-1-0 और 2-0 का तो मैच खत्म, 1-0 भी लेके बैठेगा तो इतना डिफेंस में दमखम है, जैसा उस दिन इंग्लैंड ने भी करके दिखाया कि लास्ट के 30-35-40 मिनट तो वैसे ही खींच देते हैं सिर्फ डिफेंड करने में। तो आसान नहीं होगा किसी भी टीम के लिए। पहला गोल कुड बी द फेटल बल्कि फॉर द अदर टीम। और अगर हम इसे भी समझने की कोशिश करें कि मिडफील्ड में हंस बना के इनका लंबा कद और गेम कंट्रोल स्पेन के मिडफील्ड लाइनअप के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश करेगा? देखिए, जब भी गेम कंट्रोल की बात आती है तो बेल्जियम हमेशा नंबर 2 रहेगा। स्पेन आज तक का रिकॉर्ड में, इस बार की टीम इज डिफरेंट। मैंने कहा स्पेन वो टीम नहीं है जो एक्सपीरियंस पूरी होती है, लेकिन फिर भी स्पेन हमेशा गेम कंट्रोल करता है। स्पेन का बॉल पोजेशन हमेशा दूसरे से 21 ही रहता है, 19 नहीं रहता। तो ऐसे में गेम पोजेशन तो एक चीज है। ऑब्वियसली स्पेन कोशिश करेंगे कि 60-62% की जो गेम पोजेशन का जो उनका रिकॉर्ड होता है उस तरह का करें, प्रेशर क्रिएट करें और उनके फॉरवर्ड्स को आगे खींचे। और जैसे ही वो बॉल खींचेंगे तो वो काउंटर अटैक के लिए जाएंगे, और इसी के लिए स्पेन जानी जाती थी आज तक की। आज भी स्टाइल वही है, प्लेयर्स का इम्पैक्ट कम है। आज वो प्लेयर्स नहीं है टॉप के जो कि कहते हैं ना कि जिनके नाम से डरते हैं। तो यहाँ स्पेनिश टीम को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने कहा ना, जो फर्स्ट टाइम टच, जो क्रिएटिविटी, जो जब आप बॉक्स में आते हैं, पेनल्टी बॉक्स में आते हैं, वहाँ जो कलाकारी जो मेसी और लुकाकू और ये जो बड़े प्लेयर हैं एम्बापे वगैरह, ये जो करके दिखाते हैं वो हर एक के बस का नहीं है। उसके लिए सालों साल की मेहनत लगती है, और अगर कोई एक ऐसा मूव हो गया तो मुझे लगता है मैच वहीं पर खत्म हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये इट विल बी ए लो स्कोरिंग मैच। मेरा ये मानना है कि ये लो स्कोरिंग मैच होगा। ये 2-3 और 3-0 2-0 ये वैसा मैच नहीं होगा। ये 1-1 2-1 1-0 ये इसी तरह का मैच होगा। इसमें ज्यादा गोल्स आपको और ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन ये आखिरी सवाल होगा सर आपसे कि स्पेन और बेल्जियम में जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी उसका सामना सेमीफाइनल में फ्रांस से होगा। तो ऐसे में आप किस टीम को चाहेंगे जो फ्रांस को सेमीफाइनल में टक्कर दे?
देखिए सबसे बड़ी चीज क्या, दोनों टीमें मेरे लिए बराबर है। फ्रांस जिस तरह का फुटबॉल खेल रही है उनके लिए दोनों टीमें बराबर है। इस वक्त पे उनको सेम उसी तरह की स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी दोनों की। लेकिन हाँ, फ्रांस को अगर कोई ज्यादा चुनौती या जो ज्यादा फॉरवर्ड लाइन परेशान कर सकती है वो शायद बेल्जियम की है, नॉट स्पेनिश। स्पेनिश डिफेंस तंग करेगा, उनको रोकने की बात ज्यादा जहां तक आएगी। लेकिन अगर कोई चांसेस क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, खासकर पिछले 2 मैचेस देखते हुए, तो मुझे बेल्जियम का हौसला ज्यादा नजर आ रहा है। तो लेट्स सी, इक्वल मैच होगा। मैं तो यही कहूंगा, बस मेरे सेंटिमेंटली फेवरेट मैं हमेशा बताता हूँ वो ठीक है। बेल्जियम है, ना कि स्पेन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को शेयर करने के लिए। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोल्डन किक में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन हर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े अपडेट के लिए देखते रहिए भारत 24।